हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और इस बार मैंने सोचा है यूनिट 2 मैं यूट्यूब पे पहले डाल दूंगा, फिर मैं एप्लीकेशन पे डालूंगा। कुछ लोगों का कहना है और मानना है और सोचना है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने कंटेंट ना इस चैनल से कॉपी कर लिया है। बीच में एक बिजनेस एनालिटिक्स को लेके था, अब मैं पहले यूट्यूब पे डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन, ये यूनिट और ये टॉपिक मेरे बाद कौन से चैनल पे कौन कॉपी करके डाल रहा है, ये ढूंढना आपका काम है। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए, अब सर दो तीन चीजें पहले। यूनिट 2 के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं यहाँ पे नोट्स को दिखाऊंगा, ये नोट्स जस्ट क्विक रिवीजन के लिए है, एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हैं और पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, मैं 8 क्वेश्चंस बताने वाला हूं यूनिट 2, उसमें से 4 100% आएंगे। यूनिट 1 में से मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से 4 100% आएंगे। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आज रिवील करूंगा, मतलब इस क्लास के बाद अलग से वीडियो आ जाएगी उसकी। अब नोट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि क्विक रिकैप के लिए भी हमें ये पीडीएफ चाहिए होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, आप अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप नोट्स को ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा मैंने बात बताया और बहुत सिंपल तरीके से, ये आपको होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, सर हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए मार्केट में 10 ईयर आ चुका है। क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, आंसर्स आप यहां से याद करिए या फिर आंसर इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको बाय करना है कर सकता है, 1-2 दिन में आएगा। जैसे भी अगर लगता है कि भाई लेट हो रहा है तो मत बाय करिएगा। और दूसरा, आपको पूरा पूरा जो बुक्स वगैरह आपके लाइब्रेरी के नोट्स है उससे लिखिएगा। मैं अगेन कह रहा हूं, इस नोट्स के अंदर मैं पीडीएफ को कर रहा हूं। दूसरा, तीसरी बात, हमारे रेगुलर कोर्सेज के अंदर, रेगुलर क्लासेस के अंदर जो बच्चे कोर्स में एनरोल हैं वो भी ये वीडियो देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको क्लियर कर दूं, आपके कोर्स के अंदर नोट्स डले हुए हैं और वो सफिशिएंट, अगर 10 ईयर लिया है तो 10 ईयर और उसको मैच करके आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चंस के आंसर लिखवाने के लिए क्या चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि लॉ है और लॉ बहुत बार अमेंडमेंट होता है, काफी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ठीक दे सकता है, काफी क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो नए अमेंडमेंट के हिसाब से दे देगा। तो उस सिचुएशन में आपको दिक्कत होगा। नए अमेंडमेंट मतलब बहुत छोटे छोटे से पार्ट अमेंडमेंट होते हैं उसमें, ठीक है ना। हालांकि इतना नहीं है, हो जाएगा, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता 100%। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चैट जीपीटी का या जेमिनी का या एआई का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे पता है कि यार यहां गलती करिए, करेक्ट कर दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हो जो फर्स्ट टाइम उस चीज को नहीं देखा और वो सोचे उससे कुछ करवा लेगा, तो वो मिस्टेक्स आप नहीं पकड़ पाओगे। चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग, इनकॉर्पोरेशन यूनिट 2 के अंदर मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर होंगे। एक होगा इनकॉर्पोरेशन, एक होगा हमारा प्रमोटर, एमओए, एओए, यही काम रहने वाले हैं और यही 4 चैप्टर हैं। और इसी के अंदर एक डॉक्ट्राइन भी पढ़ेंगे, डॉक्टर की वाइफ, डॉक्ट्राइन। आइए पहले चलिए समझते हैं हम बेसिक फंडे, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ समझिएगा कि कंपनी के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कंपनी का काम काज कैसे होता है। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। देखो, मेरे मन में है और आपके मन में भी है, चलो एक कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी बनाने के देखो क्या क्या प्रोसेस होंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो इन फ्यूचर कभी ना कभी, सभी तो नहीं बना रहे कंपनी, लेकिन जो बनाएंगे मेरी बातें याद रखेंगे और उनको फायदा मिलेगा। आ जाइए, सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए तो आप, ये यू और आप देखो कैसे दिख रहे हो, ये आप हो। आपके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आना चाहिए कि भैया कंपनी बनाने जा रहे हैं तो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या एजेंडा होगा, कंपनी का नेम क्या होगा,
किस जगह होगा, बड़ी सारी चीजें सोचोगे। यानी टोटल हर चीज आपको थिंक करना है, और जैसे ही आप थिंक कर लोगे और कंपनी बनाने वाले आप व्यक्ति हो जाओगे, तो आपको बोला जाएगा प्रमोटर। और साधारण शब्दों में आपको बोला जाता है मालिक। आपको बोला जाएगा दूसरे शब्द में फाउंडर। ऐसे ऐसे वर्ड आपके भारी भारी आपने सुने होंगे। तो जो बंदा कंपनी की नींव रखता है, कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी का कैसे क्या करना है, वो प्रमोटर होता है। चलो प्रमोटर हो गए। इसके बाद आपको इस जो काम आपने सोचा है, इस स्टेज पे आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी लॉयर की मदद लेनी पड़ सकती है, जो कि रजिस्ट्रेशन कराने में आपकी मदद करेगा। मदद ये करेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, ये प्रिपेयर करेगा आपके कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो बहुत जरूरी है बनाने ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो। डॉक्यूमेंट नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA शॉर्ट में लिख रहा हूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट बनाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रखेगा सर, वो जो हमारा सीए है वो क्या क्या लिखेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, बता देते हैं क्या क्या लिखेगा। नंबर 1, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो नाम अपना बता देंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव बता देंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस बता देंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर लायबिलिटी बता देंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनर की डिटेल दे देंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर शेयर कैपिटल की डिटेल दे देंगे। तो इस तरीके से हम एक वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसको इनिशियली स्टेज में, और ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया जा रहा है कि कहीं मैं कुछ लेने जाऊंगा तो बताओगे ना भाई उसको। आप सिंपल सी बात करें, कोई सामान लेने जाते हो, सब्जी भी लेने जाते हो तो बताते हो ना कि आपको ये कितने केजी चाहिए, क्या चाहिए। तो ऐसे आपको बताना है कि भैया हम ये काम करने वाले हैं। इसके बाद AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स होंगे कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टर की पावर क्या होगा, शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर्स के पावर क्या है, कंपनी किन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, कंपनी लोन ले सकती है या लोन नहीं ले सकती है, कंपनी क्या फर्दर आगे क्या प्लान है। तो सारी चीजें इसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स इसलिए अलग अलग रखा है ताकि सेपरेट बातें रहें। एक में तो हमने क्या लिख लिया कि कंपनी के मेन चीजें, नाम, एड्रेस, पता, लायबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल कितनी होगी, ऑनर कौन कौन होगा, ये चीजें रख ली। दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या रख लिया, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके सीए बनाएंगे, और सीए बनाते ही इस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराएंगे ना, तो एक ऐसी जहां पे हमारा काम होता है ना, जहां पे काम होता है उसको बोलते हैं हम, हालांकि जो हम सारे डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो सबका माई बाप है CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड के नीचे रहता है RD, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के नीचे होता है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो आप सबसे पहले ROC के पास जाते हो, ROC के बाद फिर RD के पास जाते हो, RD के बाद CLB, CLB के बाद ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है, कोर्ट से छोटा होता है, फिर फाइनल कोर्ट पे। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिक्कत हुई सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये प्रोसेस नहीं है। जो प्रोसेस है उसी से जाना पड़ेगा। तो हमें अभी फिलहाल के लिए सारा काम का जिम्मेदारी दे रखी है इसको, दैट इज ROC। इसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हालांकि पहले क्या होता था, पहले ना जनरली हम ऑफलाइन करते थे काम, लेकिन अब डिजिटल जमाने के अंदर ये ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन के केस में हमें इनके वेबसाइट पे जाना पड़ता है। इनका वेबसाइट है MCA, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप देखोगे वेबसाइट को, अगर मैं दिखा पाऊं,
MCA। आप मेरे साथ बने रहना, देखो थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन फिर बाद में जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो वो स्पीड रहेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। MCA.gov इन है, ठीक है ना। ये रहा MCA का वेबसाइट। हो जा भाई, ये इनकी सुंदर सी वेबसाइट है, लॉगिन करते हैं और सारी चीजें होम पेज देख लो, यहाँ पे सारी चीजें रखती है। मन की बात भी कह रहे हैं, ओ माय गॉड। तो इसी वेबसाइट के थ्रू हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दूसरा कोई भी वेबसाइट गवर्नमेंट ने नहीं इशू किया हुआ है, ऑफलाइन भी नहीं है। यहीं पे फीस वगैरह नॉमिनल सा जो भी पे करके करना पड़ता है। तो आ जाइए, मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया। जैसे ये डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा, हमारा लॉयर, सीए, या आप ज्यादा नॉलेजेबल हो तो आप कर लो, ठीक है ना। इस डॉक्यूमेंट को हमने इसके बाद क्या करा, डिपॉजिट कर दिया, मतलब अपलोड कर दिया। विद सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, साइन होंगे, स्टैंप लगेंगे, जो जो चीजें लगती है पेपर्स को, आधार कार्ड, पैन कार्ड मान लो, सब। तो आपने एक बात सोची, सोचने के बाद आपने एक सीए को हायर किया, सीए ने आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट आपने क्या करा, आरओसी के पास जमा करवा दिया। जमा कराते ही इसके अंदर क्या होगा कि आरओसी जो है, जमा कराते ही आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ टाइम लेती है। हालांकि इसके लिए कोई टैगलाइन नहीं दे रखा, 4 से 5 दिनों के अंदर आपके पास ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, और हो सकता है 1 दिन में भी आ जाए, वो वेरीफाई करते हैं। अब कैसे करते हैं, एआई से करें चाहे ह्यूमन बीइंग करे, सारे डॉक्यूमेंट को देखता है कि भाई जेन्युइन है या नहीं। अगर आरओसी को कोई भी डाउट या संदेह होता है तो वो घर जो एड्रेस दे रखा हो या फिर जो चीजें हैं वो वेरिफिकेशन के लिए भी मांग सकते हैं। हालांकि इतना नहीं रिस्ट्रिक्शन है। आरओसी जब तसल्ली ले लेता है हमारा, जब आरओसी जो है वो तसल्ली हो जाता है भाई चीज बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, तो आरओसी हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है। एक सर्टिफिकेट दे देता है, दैट इज आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। जैसे ही सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन दे देगा तो यहां पे एक मुद्दा चैलेंज आता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो या लिमिटेड बना रहे हो। अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे सिचुएशन में आप बिजनेस को स्टार्ट करो, खत्म करो, स्टार्ट, चालू। अगर आप हो लिमिटेड तो आपको, आपकी कंपनी बनी है तो अब आपको पब्लिक इशू शेयर्स वगैरह करने पड़ेंगे, शेयर्स वगैरह इशू करेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं वो करने पड़ेंगे। तो आप अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको सर्टिफिकेट जब तक मिल गया है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ जो शेयर इशू करोगे उसके लिए इंतजाम और सारी चीजें, यानी 180 दिन का आपको वक्त दिया जाता है। और यहां तक कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपको प्रॉपर एड्रेस देना है, प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट एंड मच एंड मोर, बड़ी सारी चीजें मांगी जाती है। आपने जब ये पूरा कर दिया तब आपको मिलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप जाके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तब जाके आप अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर्स होता है एक कंपनी को बनाने में। अच्छा, ये ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट बनाएंगे आरओसी, तो जो इस डेट के बाद कंपनी पता है क्या इशू करती है, इस डेट के बाद जब ये मिल जाता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर, अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम बता रहे हैं यार मेरी शेयर खरीद लो यार, ये रहा देखो क्या क्या है। तो वो तो एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर टाइप का होता है, जस्ट इशू करती है। अब देखो कंपनी बनी इस डेट पे, लेट सपोज कि मैंने जो काम स्टार्ट किया 1/4/2026 में किया और मेरा कंपनी का सर्टिफिकेट आते आते लग गया 1/6/2026। तो जो यहां से लेके यहां तक का टाइम था, इस टाइम पे कंपनी बनी नहीं है, लेकिन मैंने इस टाइम पे काफी सारे खर्चे कर लिए हैं, और जो भी हमने खर्चे करे हैं उस खर्चे को हम एक नया नाम देंगे, दैट इज आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। प्री इनकॉर्पोरेशन
एक्सपेंस का नाम देते हैं, ठीक है ना, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अब जितने भी खर्चे यहां से यहां तक करा है तो कंपनी बनते ही मालिक अलग हो जाएगा और कंपनी अलग हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी से एग्रीमेंट करेगा और सारे जितने भी खर्चे किए हैं वो ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। लेकिन सर यहां से लेके कंपनी बनने के बाद और कंपनी अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने तक भी कुछ खर्चे कर देता है, तो इसे बोला जाता है, इसे यहां पे बोला जाएगा प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कंपनी यहां से लेके यहां तक, चाहे शेयर होल्डर से करे, चाहे किसी एसेट्स को खरीदने के लिए करे, चाहे कोई प्लॉट खरीदने के लिए करे, जितने भी करेगा उसे बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। सर हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, सर इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि भैया प्रमोटर का क्या है, उसके लायबिलिटी बताइए क्या होता है। तो ये प्रमोटर जो भाई साहब है इन क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा बनता है एमओए क्या है, एमओए के अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं, एमओए के पॉइंट्स को चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। एओए क्या होता है, एओए के क्या पॉइंट्स बनते हैं, उसको क्या चेंज किया जा सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है। इसके बाद बन जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ये दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हमारा बन जाता है कि इसके रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस, हालांकि आता नहीं है, डिन क्या है, सिन क्या है, डिजिटल जो नंबर होता है, डायरेक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर का, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये सब चीजें क्या है ये बोला जाता है। तो इस यूनिट के अंदर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं पढ़ पढ़ के बताता रहूंगा। मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था ये पेपर लीक है, फिर याद आया यार नीट का पेपर लीक हो गया, कहीं पता चले कि बोले भाई पेपर लीक वाला खुद ही चिल्ला रहा है, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। तो भाई पेपर लीक नहीं है, ये बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से बनाए गए नोट्स है, जिसमें इतनी मेहनत है, कम से कम 3-4 दिन लग गए मुझे इसको करने में, जो कि बहुत, और वो भी डेप्थ से। अभी मैं क्वेश्चंस वही है जो इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूं, तो ये समझिएगा, ठीक है ना, कहीं पता चले मैं भी जेल में पड़ा हूं, आपका लॉ का यूनिट 3 हो ही नहीं पाया। हु इज द प्रमोटर, प्रमोटर कौन है, उसके लीगल पोजीशंस क्या है, ड्यूटीज लाइबिलिटी क्या क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्री इनकॉर्पोरेशन, प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इसको जो प्री इनकॉर्पोरेशन को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोला जाता है। एंड लीगल वैलिडिटी क्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा इसके अंदर के रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे, तो ये प्रोसेस ही तो बताया मैंने। चौथा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, और इसके अंदर वेरिएंस पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसको पॉइंट्स को क्लॉज बोल देते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट बनता है कि भैया क्या प्रोसीजर है, नेम को हम ऑब्जेक्ट में, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, 3 चीजें, 7 पॉइंट होते हैं, नेम ऑब्जेक्ट अभी देखेंगे, इनको चेंज करने के क्या रूल्स हैं और क्या क्या करना पड़ता है। डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायरस वर्क क्या है, डॉक्ट्राइन का मतलब अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस मतलब होता है काम, अल्ट्रा वायरस वर्क क्या होता है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, और इसके बाद इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है डॉक्ट्राइन में। तो बस यही क्वेश्चन जितने मैंने बोले हैं, कोई लिख पाए तो लिख ले, नहीं तो मैं नोट्स तो दूंगा ही दूंगा। सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड करने पड़ेंगे। 10 ईयर के अंदर आपको आंसर्स मिल जाएगा 110%। जो मैं दिखाऊंगा इसके अंदर पॉइंट्स होगा 110%। कोशिश रहेगी कि इसका आंसर अगर मैं दे पाया तो डेफिनेटली मैं एक अनाउंसमेंट कर दूंगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा पूरा आंसर, क्योंकि कॉपी तो नहीं कर सकते ना हम। कॉपी अगर करते हैं तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, बड़ी सारी चीजें हैं। और ऐसे भी लगता है, चलो एनीवेज, बच्चों को क्वेश्चंस मिल जाए, पता चल जाए, पढ़े में आ जाए, तो बच्चे इतने समझदार और इंटेलिजेंट हो चुके हैं आजकल के, खुद ही बहुत कुछ फोड़ के आ सकते हैं पेपर में, एग्जाम में। यहां तक आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, अगर यहां तक आपको समझ में जेन्युइनली आया है क्या मैंने प्रोसीजर्स को बताया है। तो यहां तक हमारा था ये सारा का सारा प्रोसीजर्स के कैसे बनता है। अच्छा, एक बात और भी मेरे को नहीं, मुझे आपसे डिस्कस करना था। क्या डिस्कस करना था, देखो कंपनी के अंदर ना बड़ा ही, जैसे आप कंपनी बना रहे हो, आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है और आपने बनाया, ये बात ना मेरे को अच्छी नहीं लगती कि मैं ही बना रहा हूं, ये कानून को तो खत्म कर देना चाहिए। आपने कंपनी बनाया, ठीक है, ये आपकी कंपनी है और कंपनी आपकी है, और फिर क्या होता है, आप अलग, ऑनर क्या हो जाता है, प्रमोटर क्या हो जाता है। पहले ऑनर बोला करते थे, अब ऑनर को प्रमोटर बोलते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया ऑनर के। तो आप दोनों अलग अलग हो भाई, यानी आप अलग, ये अलग।
तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे तो इसके अंदर का जो ऑनर होता है ना, वो ऑनर होता है शेयर होल्डर। कंपनी का ऑनर जो होता है शेयर होल्डर। अब शेयर्स एक दो तो होते नहीं, लाखों में शेयर्स होल्डर होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी कोई भी फैसला बिना ऑनर के नहीं लेगा, मतलब उसके अंदर शेयर होल्डर इन्वॉल्व होंगे या फिर डायरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। यानी कंपनी जब भी अपना फैसला करेगी, कंपनी अब जब भी फैसला करेगी, अपने डिसीजंस लेगी, तो वहां पे दो व्यक्ति का जानना जरूरी है। दो व्यक्ति से पूछेगी, एक शेयर होल्डर से पूछेगी और एक पूछेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो जब शेयर होल्डर से पूछेगी ना, तो कैसे पूछने का क्या तरीका होता है, इनसे रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, इनसे ना वोटिंग करा ली जाती है कि हाँ बोलो ना बोलो। तो हाँ और ना वोटिंग कराने के लिए दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OR बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम SR, स्पेशल रेजोल्यूशन को। ये दो रेजोल्यूशन होते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशन कब कंपनी पास करवाती है, जब कोई कठिन काम करना हो, जैसे कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का डायरेक्टर बदलने हैं, तो बड़े काम के लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन करती है। इसके लिए 75% शेयर होल्डर की मत यानी वोटिंग होनी जरूरी है। और छोटे काम के लिए, डिविडेंड देने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, उसके लिए OR पास करती है। इसके लिए 51% लोगों की सहमति चाहिए शेयर होल्डर की। तो जब भी हमें कोई काम करवाना होता है तो कंपनी अपने कुछ रेजोल्यूशन के ही थ्रू करती है ऑलवेज, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो बहुत जगह पे स्पेशल लगता है, बहुत जगह पे ऑर्डिनरी लगता है। जब मैं बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ये रेजोल्यूशन है क्या। कई जगह पे शेयर होल्डर की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लिया जाता है। और बोर्ड रेजोल्यूशन होता है जहां शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लॉ, ठीक है ना, तो वहां बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। क्योंकि शेयर होल्डर की बार बार मीटिंग बनानी नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करो मीटिंग, अब तो डिजिटल भी होने लग गया है, लेकिन पहले क्या था, एक जगह बुला के सब जगह मीटिंग होता है, इनफैक्ट कई अब भी करते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आ जाइए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मोड पे, दैट इज हमारा आ गया पहला क्वेश्चन के प्रमोटर क्या है। प्रमोटर के फिड्यूसरी क्या होता है हमारा, फिड्यूसरी होता है प्रमोटर के मतलब कि कितना ईमानदार मान लो, ईमानदार या इसके दायित्व क्या है, ठीक है ना। तो प्रमोटर स्टैंड इज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप टुवर्ड्स द कंपनी, कंपनी से एकदम बिल्कुल ऐसा रिश्ता रखता है प्रमोटर के भाई फ्रॉड तो होने ही नहीं देगा, तो ये चीजें बता रहा है टुवर्ड्स द कंपनी, और कंपनी के लिए और ही प्रमोट। अब देखो प्रमोटर कौन है भाई, ये हमारा कंपनी है, ये कौन है, अरे ये हमारा कंपनी है, क्या हो गया भाई, ये कंपनी है, और कंपनी के अंदर जो मालिक हैं ये प्रमोटर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में 2 होंगे कम से कम, और लिमिटेड में 7 होंगे कम से कम, प्रोड्यूसिंग कंपनी में 10 होंगे कम से कम। तो हर जगह अपने अपने अलग अलग रूल है। क्वेश्चंस क्या बनता है सर, हु इज द प्रमोटर, कौन होगा भाई, जो कंपनी बनाएगा वही तो होगा ना प्रमोटर। इसके बाद डिस्कस द पोजीशन, इसके क्या पोजीशंस होते हैं, एंड रिलेशन टू द कंपनी विच ऑफ द प्रमोटर। ठीक है सर, आंसर देखिए क्या कहता है, कहता है प्रमोटर, कहता है अरे भाई क्या है, कहता है हो क्या रहा है भैया, अच्छा ये कह रहा है कि आप टच मत करो स्क्रीन पे, ठीक है। कहता है अरे यार ये क्लिक नहीं किया था, कहता है प्रमोटर, क्या हो रहा है भाई, कहता है प्रमोटर इज अ पर्सन डू ऑल नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंक्लूडिंग द वेरी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो भाई प्रमोटर वही है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं प्रमोटर कौन है, आपको तो पता ही चल गया, जो कंपनी बनाता है, जिसके दिमाग में आइडिया होता है, प्रमोटर होता है। आप कोई भी कंपनी खोल लो, आप प्रमोटर बन जाओगे। पोजीशन और प्रमोटर के क्या क्या पोजीशंस है, कहता है ही इज नॉट ट्रस्टी, ये कंपनी का कोई ट्रस्टी भी नहीं है, बिकॉज ऑफ नो कंपनी, क्योंकि इस टाइम पे कोई कंपनी नहीं होता, येट टू द एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी तो बाद में बनता है ना वो तो, फॉर द आपका रीजन कैन नॉट एजेंट, ना ही ये कंपनी का एजेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या ये कंपनी का ट्रस्टी है, नो भाई, एजेंट है, नो भाई। अब कंपनी के कौन सा रिलेशन होना चाहिए आपका, फिड्यूसरी पोजीशन ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब बिल्कुल सद्भाव से, गुड फेथ से, बिना चोरी चकारी, बिना, आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बड़े शिद्दत से करते हो, मन लगा के, तो वही माना जाता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक क्या कहता है कि
इन द पोजीशन ही इज द रिक्वायर्ड एक्ट द फॉलोइंग, अपने पोजीशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है कि ये भैया कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, अगर कोई भी फायदा होता है प्रमोटर को तो कोई भी फायदा उसको कहां ट्रांसफर कर देना है, कंपनी में कर देना है ट्रांसफर। अब फायदा किस टाइप का, कोई भी प्रॉफिट हो गया, मान लो मैंने एक कंपनी के लिए लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, और उस केस के अंदर कंपनी के नाम पे मैंने जमीन खरीदा कि कंपनी के लिए खरीद रहा हूं, और जब कंपनी बनी तो हमने देखा कि यार इस जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही, इस जमीन को सोल्ड कर दिया और यहां मुझे 1 करोड़ का फायदा हो दिया, तो ये फायदा मुझे कंपनी में डालना पड़ेगा, प्रमोटर अपनी जेब में नहीं डालेगा। तो ऐसा कोई बेनिफिट होता है तो ट्रांसफर कर दो। नॉट मेक एनी प्रॉफिट टू द एक्सपेंस ऑफ कंपनी, कोई भी प्रॉफिट नहीं करना है आपको, कंपनी से कोई कमाई के लिए नहीं करना है आपको काम, ठीक है ना। मेक नो प्रॉफिट कहता है, अच्छा ये पढ़ा ही नहीं। अ प्रमोटर हैज द, आपका सिक्योर्ड एनी बेनिफिट, आपका नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करता है, एंटर बाय द हिम बाय द कंपनी मस्ट पास ऑन द सच बेनिफिट टू द कंपनी, उसको कंपनी को पास करना होगा। अ प्रमोटर मस्ट नॉट एनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपेंस यूजिंग नेम ऑफ द कंपनी, मतलब कोई अपने पर्सनल खर्चे नहीं डाल सकता, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता, मेड द वॉयलेशन, ये वॉयलेशन करेगा और उसको कंपनी को दे देना होगा, यानी कंपनी के वजह से कुछ कमा रहा है तो कंपनी को समर्पित कर दो ईमानदारी के साथ। टू मेक, ये क्या किस चीज के पॉइंट है कि उसके क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ दूं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो पॉइंट्स तो पढ़ना बनता है, तो मैं जो अब पढ़ने जा रहा हूं, क्या पढ़ने जा रहा हूं, लीगल पोजीशंस हो गया, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी पढ़ रहा हूं मैं ये। नॉट मेक अनफेयर ऑफ द पोजीशन, मतलब कि कोई ऐसा यूज नहीं करना, तो प्रमोटर मस्ट नो अनफेयर, मेक एन अनफेयर, नॉट मेक अनफेयर, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ही मस्ट केयर अवॉइड द एनीथिंग एंड फ्रॉड, कंपनी के साथ बिल्कुल फेयर यूज होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर कंपनी को देना चाहिए भैया, कंपनी ने क्या क्या किया है, कहां से मटेरियल खरीदा है, किससे, अब पता चला अपने भाई से खरीद लिया, ज्यादा रेट पे खरीद लिया, तो वो सब नहीं चलेगा। इसके बाद फॉरबिडन बाय द लॉ, आ जाइए, कहता है ही कैन सेल ऑन बिजनेस टू द कंपनी एट अ प्रॉफिट, इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। अगर उसने अपना कोई कंपनी बेच दिया और प्रॉफिट पे बेच दिया उस कंपनी को, होता है ना मैं इस बिजनेस को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वो वाली बात कर रहा है। हाउएवर ही इज द मेक द डिस्क्लोजर कनेक्शन बिफोर द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको सारे डिस्क्लोजर देनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा प्रमोटर के कुछ, तो इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएगा, मैंने समझाया। तो पहले प्रमोटर के क्या क्या लाइबिलिटी है कि भैया कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, कोई काम ऐसा करना है, प्रॉफिट होता है तो दे देना, कोई भी कॉन्टेक्ट करते हो तो उसको सारा बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड फिट शिद्दत से काम करना है, तो पहला डन। अगला क्वेश्चन आता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले और सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन तक, यानी मैंने क्या बताया था, ये लाइन थी, क्या बताया था, ये लाइन थी, इस लाइन के अंदर देखा जाए तो काम किया, आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो यहां तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा प्रोविजनली, सॉरी प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी। इसके बाद यहां तक आपको COI मिला, सर्टिफिकेट ऑफ COB, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट मिल गया आपको, तो यहां से यहां तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे दैट इज अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। तो यही पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। आ जाइए, देखिए कहता है प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ड्यूरिंग द प्रमोशन, जब बन रहा था कंपनी, प्रमोटर ऑफ द कंपनी इनटू द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से करता है, परचेज सम प्रॉपर्टी करता है, हायरिंग सर्विस करता है जैसे CA, प्रोफेशनल लाइक लॉयर, टेक्नीशियन, लीगली सच कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाइंडिंग टू द कंपनी, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बाइंड भी नहीं करता कि भैया इसको पैसे देना, वो तो हम देते हैं लेकिन बाइंड नहीं कर सकता। रीजन बिंग, तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी बनने से पहले, अब भाई आप हो नहीं, आपके एब्सेंस में क्या क्या बातें कर ली, उसके लिए आप लाइबल थोड़ी ना हो। आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन, तो ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं। आगे कहता है ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट विच एंटर्ड बाय द प्रमोटर बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कॉल्ड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नाइदर और नॉर कैन बी श्यूड, और ये कंपनी के ऊपर प्रमोटर केस नहीं कर सकता कि भैया मेरे को ये चीज चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ कंपनी नॉट पार्टी, कंपनी उस टाइम पार्टी होता ही नहीं, तो सच कॉन्ट्रैक्ट
अ कंपनी कैन नॉट रिली रेटिफाई अडॉप्ट सच कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं करे। जैसे कि मान लो अभी कंपनी बनी नहीं, यार मेरी कंपनी बनेगी, मुझे एक काम कर 10,000 रुपए दे दिया, कंपनी बनी नहीं ना, तो उस सिचुएशन में अब कल के दिन कंपनी बनती है तो मालिक अलग हो जाता है और कंपनी के डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं कि भैया ये जो लोन लिया था मेरे को लग रहा है आप अपने लिए ले रहे हो, कंपनी के लिए नहीं ले रहे, तो मालिक कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता, मालिक पैसे नहीं रिकवर कर सकता। लेकिन ये कैसी बातें लग रही है ना कि मेरी कंपनी और मैं कंपनी से कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ सब निकालते हैं भाई, ये चलता है। फीचर क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता है बिहाफ ऑफ कंपनी येट टू बी इनकॉर्पोरेट, जो कि इनकॉर्पोरेट होना है। कंपनी नॉट बाउंड, प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब बाउंड नहीं है कि भैया देगा ही देगा पैसे। कंपनी कैन स्यू ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन नॉट स्यू, कंपनी केस नहीं कर सकता। प्रमोटर देन सेल्फ पर्सनली लाइबल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, भाई प्रमोटर भैया तू समझ, तूने दिया था, तूने किया था, तू समझ। कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट इवन रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी नहीं कर सकता कि भाई दे दूंगा। Specific performance such are enforced by the parties against the company, the purpose of the company and the warrant of the terms of, ये सारी चीजें बताई गई है। प्रोविजनल अडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें था। आ जाइए प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सच एंड मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बन गया कंपनी बिफोर एंटायर्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सच एज अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए कंपनी लाइबल होती है क्योंकि कंपनी बन गया है, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Any contract by the company before the date of entire commencement of business provisional only to binding the company until the date of this shall become, मतलब जब तक वो कंपनी until that date and that date it shall be binding। तो भाई कंपनी बनने के बाद मैंने बोला कंपनी बन गई, इसके लिए लोन चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो अब लाइबल है। इट्स रेफर टू ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी, आपका जेकिन क्लेम, ये कुछ केस हैं जो कि केस स्टडी के बेसिस पे ये वाली चीजें मानी गई थी, तो ये जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए आगे भाई, क्या क्या डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी करा रहा हूं आएगा, मतलब आएगा, इसमें नो इफ नो बट। क्या क्या डिस्टिंग्विश है, तो व्हेन एंटर, ये बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनी नहीं एंटर कर गए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, ये तो पता ही दिया। एनफोर्स, इसके अंदर नहीं एनफोर्स किया जा सकता क्योंकि कंपनी को नहीं लाइबल किया जा सकता, इसमें कैन नॉट बी स्यू फॉर द एनफोर्सिंग दीज कॉन्ट्रैक्ट टिल द कंपनी कमेंसमेंट, जब तक बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर देता तब तक नहीं कर सकते हम। कंपनी दैट कैन बी एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पब्लिक से प्राइवेट कंपनी दोनों विदाउट शेयर कैपिटल में कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर सकता है प्रमोटर उसका। ओनली कंपनी एंड शेयर कैपिटल बोथ पब्लिक एज वेल एज, ये दोनों कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेसिफिक रिलीफ दे देता है, कंपनी तो ये जरूरी नहीं है। इसको कैन बी रेटिफाई बाइंडिंग अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ, कुछ स्पेसिफिक रिलीफ है जहां रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि यार मुझे राहत दे दी गई, चल यार तू कर ले। बिकम अ बाइंडिंग सून एज द कंपनी कमेंसमेंट, जैसे कंपनी होगा उसका हो जाएगा। तो दो क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे भाई, आ जाइए। शॉर्ट नोट ऑन द रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर, मच मोर नॉट इंपॉर्टेंट, मैं इसके लिए लिख देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मोर, फिर भी मैं 50-50 क्वेश्चन था, मुझे लगा तो मैंने बोला एक करा ही दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी जो ऊपर के मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं इनफैक्ट अभी तक, वो दोनों हाईली इंपॉर्टेंट। तो रेम्यूनरेशन क्या होता है भैया, प्रमोटर को अपना रेम्यूनरेशन कैसा मिलेगा, मीनिंग द प्रमोटर रेम्यूनरेशन ऑफ द कंपनी सर्विस रेंडेड देम कंपनी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंट, दैट जब कंपनी बन रहा था तो कंपनी बना भी नहीं था, लेकिन इस बंदे ने कितनी मेहनत करी, RMOA CA ढूंढा, तो उसके मेहनत के पैसे इसको क्योंकि नहीं बना तो वो मिलेगा। एग्रीमेंट, गेटिंग रेम्यूनरेशन प्रमोटर हैव टू एंटर इनटू एग्रीमेंट करेगा कंपनी के साथ आफ्टर द कम टू एग्जिस्टेंस, कंपनी जैसे एग्जिस्टेंस में आएगी हमें बताना पड़ेगा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुछ खर्चे किए थे, अब सोचो कंपनी के अंदर जान है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, भाई कंपनी मैंने तेरे लिए ना, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था ना तो तेरे लिए बहुत खर्चे किए थे, वो खर्चे के लिए तू मुझे पैसे दे, तो बोलता ठीक है एक लिख के दे दे, मैं साइन कर देता हूँ, ले लियो पैसे, तो इसे बोलते हैं एग्रीमेंट करना। नो क्लेम विदाउट एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, अब मैंने बोला यार कंपनी देख तू पैदा भी नहीं हुआ था ना,
तो मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे और उसके तो पैसे मैं गया निकालने के लिए, उसके कंपनी हाथ पकड़ लेगी ना, पहले एग्रीमेंट कर तब पैसे निकालियो, बिना एग्रीमेंट के मैं पैसे नहीं निकालने दूंगा, अब तो मेरा जन्म हो चुका है। समझ में आई बात आपको? एब्सेंस सच एग्रीमेंट प्रमोटर कैन नॉट रिकवर क्लेम, कोई भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, एनी सिंडिकेट कंपैरिजन ग्रुप पर्सन प्रमोट कंपनी हैवन द पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंप, जो भी उसने करा था उसको नहीं ले सकता। ये था केस हमारा जो दे रखा है। Article of association. Even the article of association of the company specially provide that the paid promoter no promoter given to right. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल जो बनाया था उसमें लिख भी दूं कि भैया प्रमोटर को पहले रेम्युनरेशन दे दिया जाए, तो वो नहीं काम करेगा। उसमें लिखने के बाद भी उस रूल को कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी को कॉन्टैक्ट करना ही करना पड़ेगा। नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर हैज टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी रिसीव द रेम्युनरेशन, मतलब ये तो बहुत जरूरी है। मोड ऑफ रेम्युनरेशन कैसे देंगे, पैसा दे देंगे या शेयर दे देंगे या चेक दे देंगे या पार्सली पैसा पार्सली शेयर, जैसे मर्जी कंपनी को सूटेबल लगेगा दे देंगे। अकाउंट्स में किया था ना आपने, जैसे कि अदर देन कैश में, तो वही चीज है यहाँ पे। डिस्क्लोजर, एनी रेम्युनरेशन प्रमोटर को दिया जाएगा उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। इन शॉर्ट, प्रमोटर रेम्युनरेशन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब होगा। कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विदाउट द एग्रीमेंट कैन नॉट क्लेम द रेम्युनरेशन रियम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा 50-50, लेकिन दिमाग में रखना कि जो प्रिलिमिनरी मतलब पहले कंपनी ने खर्चे किए उसको मिलेगा कैसे, तो कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगा। ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ये भी मच एंड मच हाई नहीं है, इसको भी मैं 50% 50-50 के चांस में रखूंगा। पहले दो क्वेश्चन 100% के चांस में, इसको 50-50 के चांस में मैं रखने वाला हूं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट, पता है क्या है, सरकार ना, मन करता है कभी कभी ना, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं अब इसको, क्या बोलूं यार बता। होता क्या था, गवर्नमेंट है और मैंने एक कंपनी बनानी है और इस कंपनी से रिलेटेड मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया गवर्नमेंट को, जो था हमारा आरओसी। और इस डॉक्यूमेंट में मैंने, मान लेते हैं कि माइनर, जब कंपनी बनाओगे तो 7 लोगों की जरूरत है और 7 मेजर होने चाहिए। मैंने 6 मेजर दे दिए और 1 माइनर दे दिया। आरओसी ने उसके एज वगैरह को चेक नहीं करा और मुझे बोल दिया तेरा कंपनी बन गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर किसी शेयर होल्डर ने चैलेंज कर दिया कि यार ये कंपनी गलत बनी थी, उस टाइम पे तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, 6 बंदों में कैसे इसने बना ली, जो 7वां बंदा था वो तो माइनर था, वो तो वैलिड ही नहीं है। उसने केस किया आरओसी को, आरओसी ने बोला मैं भगवान हूं, जो मैंने बना दिया सही है, बात खत्म। यानी देखो, गवर्नमेंट ने रूल ऐसे बना रखे थे कि जो मैंने कह दिया, चाहे मैं गलत को भी कह दूं तो सही है, बात खत्म। अब जाओ तुम यहां से, आप चैलेंज नहीं कर सकते इसके इनकॉर्पोरेशन पे, आप बोल नहीं सकते कि गलत बना हुआ है, बन गया सो बन गया, भले ही कंपनी गलत बनी हो। पहले तो ये नियम था, 2013 के अंदर आया भाई साहब। 2013 के अंदर जब कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट हुआ तो बोला भैया अब तुम भगवान नहीं रहोगे, सबको पता चल गई है तुम्हारी चालाकी, अब अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कंपनी को चेंज, उसके सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड मान लिए जाएंगे। तो ये था ओवरऑल कहानी जो मैंने आपको समझाया। तो क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी डिस्प्यूट ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, देखो कहता है इनकॉर्पोरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अफेक्ट रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रमोटर फाइल, क्योंकि पहला स्टेज तो प्रमोशन है, दूसरा रजिस्ट्रेशन हमारा इनकॉर्पोरेशन है। कहता है कि प्रमोटर नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी शूट अलोंग विद द फाइलिंग फी, जो भी होता है उसके हिसाब से देगी। ऑन द बीइंग सेटिस्फाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर को दे देगा। अब इसे बोला जाता है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव का मतलब पता है क्या होता है, मैंने बोला कि भाई तुम अभी 10वीं में हो, अभी जो कॉलेज में पेपर देने जाओगे तुम 10वीं में हो। बोलेगा नहीं सर मैं तो बीकॉम के अंदर, मैंने बोल दिया हो गया, बात खत्म। जैसे किम जॉन बोलते हैं ना, किम जॉन है पता नहीं कौन है, बोलते हैं उनकी बड़ी चलती है यार, वहां पे चलती क्या है यार, सही है एक तरीके से ना। ये चीजें इतनी, जैसे कि हमारे यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है,
और वहां के लोग देखो, पहले हमें नेताओं को खत्म करना देश को बचाने के लिए, क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी चीज है ना, आप भी देखोगे ना तो चीजें बहुत मैनिपुलेटेड है, आपको पता से पता भी नहीं चलेगा क्या से क्या हो गया। सबसे पहला काम, सबसे मेन काम, एजुकेशन। मैं आज बोलता हूं, कोई भी लीडर कोई भी एजुकेशन को लेके हाथ धो के पीछे पड़ जाए ना, भगवान उसको जमीन पे पैर नहीं रखने देगी, उसको सर पर, भगवान कह रहा हूं, जनता उसको जमीन पे पैर रखने नहीं देगी, सर पे बिठा के लेके चलेगी। हमारा एजुकेशन ही इतना बेकार कर रखा है, इनको मतलब यार एजुकेशन कौन है, ये तो क्या अभी चल रहा था कि कोकरोच वोकरोच चल रहा है, ये तो एजुकेशन ये पढ़ते हैं, हम जैसे लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन, ये बना रखा है। लेकिन वक्त बदलता है, एक दिन आज आपका है कल हमारा होगा, और जब हमारा होगा तो एक लोहार 100 सुनार की और एक लोहार की। भैया हम लोहार ही सही, लेकिन जब हम मारेंगे ना तो ऐसे मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। चलिए, आपका कंक्लूसिव और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 की बात है, जब इसको बोला जाता था, भाई आरओसी बोलता था मैं ही भगवान हूं, तो कहता था अंडर सेक्शन 30 द कंपनीज 56 द लाइफ ऑफ द कंपनी कमेंसमेंट ऑफ द डेट मेंशन सर्टिफिकेट ब्रिंग बीन एग्जिस्टेंस लीगल पोजीशन आ जाता है, और द कंपनी कंक्लूसिव एविडेंस है ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कंप्लाई, और कंपनी के जो भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं निकम्मे लोग, उन्होंने सारी चीजें एकदम देखा है और सही बनाया है, हमें कोई नहीं कर सकता। वन सर्टिफिकेट रिसीव डू नॉट कैन रिक्वेस्ट टू द आपका रेगुलरिटी टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी चैलेंज, कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि वो भगवान साहब थे। देयर इज अंडर ये था। लेकिन जैसे ही 2013 आया, जुडिशियल डिसीजंस आए थे, पिल्ले वाला केस आया था, एक मूसा का केस था, ये सारे केस में यही फैसले लिए गए थे। आपके स्टडी से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने ये बता दिया कि मूसा था, मूसा के अंदर माइनर वाला केस आ गया था, पिल्ले वाला था, तो ये केस जो बच्चे सीए कर रहे होंगे ना, तो उनको तो केस स्टडी करके जाना भाई, अगर वो कोई है तो। ये कुछ नहीं करना, इस केस स्टडी को देखो, जैसे रीपिल केस या फिर मूसा आपका केस, आप चैट जीपीटी पे लिखे, बोलो भाई समझा इसमें क्या क्या हुआ था, डिटेल में बताइए एक एक चीज, वो सब बोलेगा फट 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 फट, और आपको समझ में आ जाएगा, वही पेपर में लिख के। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव, अब भाई जैसे ही हुआ, अब देखो यहां पे क्या कहता है, अंडर द सेक्शन 34-35 द कंपनीज एक्ट 1956 सर्टिफिकेट हेल्ड द कंक्लूसिव एविडेंस नॉट आपका एब्सोल्यूट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर बोला गया कि भैया इसको चेंज किया जा सकता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में कंपनीज एक्ट 2013 में एम्पावर टू ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर, वो ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग ऑफ कंपनी, भाई बंद करो कंपनी, ये इलीगल बना हुआ है, रिमूव द नेम, और नेम को हटाओ और नेम को ठीक करो। फर्दर द फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन सपोर्टिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉडलेंट एक्शंस होगा तो एनी डॉक्यूमेंट, अगर कुछ भी ऐसी चीजें मिलती है तो कंपनी के नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हाउएवर द बिफोर द मेकिंग ऑफ द ऑर्डर ट्रिब्यूनल शैल बी गिव टू द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर, मतलब मैं कंपनी को जब भी बोलूंगा कंपनी बंद कर दो, ये गलत बना हुआ है, तो पहले बोल के उनकी बात सुनूंगा, ऐसे नहीं कि बिना सुने कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, ये हो गया कंक्लूसिव एविडेंस का, और इन शॉर्ट नोट बता दिया है, ये नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन बीइंग कंपनी एग्जिस्टेंस के बाद मिलता है, अंडर कंपनीज एक्ट कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है, अंडर 2013 नॉट कंक्लूसिव माना गया है इसको, और चेंज भी किया जा सकता है। तो ये भी मैंने 50% चांस, लेकिन आता है इसलिए मैंने बता दिया। भाई टाइम भी देखना पड़ता है, क्योंकि आजकल के लोग ना बड़े कम समय में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं तो देखो ऐसे देखा जाए तो टाइम मुझे कम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पर आवर, आज भी देखो सिंपल सी बात है, एडटेक कंपनी में पर आवर का रेट चलता है ये, तो पर आवर चार्जेस देते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर जो पढ़ाने आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको पर आवर, तो वो क्या चाहते हैं कि मतलब, और या फिर आप जहां पे ट्यूशन फिक्स में पढ़ते हो, तो मेरा दायित्व बनता है अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो कि यार मैं फीस तो ले रहा हूं, 1 घंटे ही पढ़ाऊं। अब है कि भैया तुम फीस ले रहे हो ना, तुम्हें फीस मिल गई ना, 1 घंटे क्यों पढ़ा रहे हो, 15 मिनट में खत्म करके हमें भेजो। अब ये कहानी चल रही है। पहले हमारे टाइम पे होता था, जब हमारी छुट्टी हो जाती थी ना 5 मिनट पहले, तो मम्मी पापा भी पूछते थे आज 5 मिनट पहले आ गया, फीस तो पूरी देती हूं मैं, इतनी जल्दी कैसे आ गया, सर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा कुछ। और रास्ते में भी हम बातें करते थे, आज ना 10 मिनट पहले छुट्टी दे दी, पढ़ाने का मन नहीं करता इनका। और जिस दिन आधा घंटा फालतू पढ़ा देते थे,
उस दिन मम्मी बोलती थी आज बड़ा लेट आया है, वो सर पढ़ा रहे थे, बड़ा बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, चल अच्छा है तेरे ट्यूशन वाले सर अच्छे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे होंगे तेरे को देर लेट आने पर। हम भी खुश होते थे यार आज तो मजा आ गया, क्वेश्चंस कराया यार, ज्यादा पढ़ा दिया। आजकल 1 घंटे की क्लास है, 5 मिनट में छोड़ दो, बच्चे नाचना स्टार्ट। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मम्मी पापा अरे घूमते फिरते चलते ना, 1 घंटे में तो पूछेंगे ही नहीं। और मम्मी पापा को कहाँ इतनी फुर्सत है कि पूछे कि क्या करके आया नहीं कर पाया। सबसे बिगेस्ट, सबसे घटिया मम्मी पापा जो आज की जनरेशन में है, मैं उनको बोलूंगा 10% ही ऐसे होंगे जो कि बच्चों को जेन्युइनली देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, नहीं तो बच्चों को सह दे रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। कल के दिन जो ओल्ड आश्रम है ना, बहुत, मैं तो सोच रहा हूँ खोल लूए, सबसे ज्यादा भरने वाला है। ये ध्यान रखना मम्मी पापा जो आप आज के टाइम पे हो ना, जो जेनजी के मम्मी पापा हैं, आपकी बहुत खाली है जगह, आपको कुछ नहीं समझेंगे ये बच्चे, कुछ नहीं समझेंगे भाई, आपको बोलेंगे क्या। इट्स मतलब ओपन माइंड बनो यार, बाहर देखो यार, आप क्या कर रहे हो, हमारी कोई प्राइवेसी है, तुम क्या कर रहे हो, जाओ घूमो फिरो, रहो इधर रहो, ओल्ड एज में रही तो रहे, और इतनी केयरिंग हो रही है यार, जरूरी थोड़ी है हमारे साथ रहना लाइक दिस। ऐसे बच्चे ना भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान सजा देता है, और भगवान है मैं मानता हूं, और है तो है, और सजा मिल जाती है। इसलिए एजुकेशन के साथ फेयर रहिए, माता पिता के साथ फेयर रहिए, हमारे चैनल के साथ फेयर रहिए, नहीं तो भगवान सजा दे सकता है। ठीक है, चलिए ये तो थी मजाक मजाक में, मैंने कुछ बातें करी आपसे। राइट अ नोट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी यानी सिन, CIN, इसको सिन नंबर भी बोलते हैं कि भैया कैसे कैसे मिलता है। तो बोलता है पहला डिजिट जो होता है स्टेटस ऑफ द कंपनी का स्टेटस बताता है, फॉर लिस्टिंग ऑफ द कंपनी है तो IL होता है, U होता है अनलिस्टेड ऑफ कंपनी के लिए, सॉरी L होता है, U होता है। 5 डिजिट होता है कोड ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कोड। इंडस्ट्री कैसे होता है, जैसे कि आपका FMCG हो गया, फार्मा हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इंडस्ट्री है। 2 डिजिट होता है कोड ऑफ स्टेट, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब। 4 डिजिट होता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 2020 2025। और नेक्स्ट 3 डिजिट होते हैं टाइप ऑफ कंपनी, किस टाइप का है, प्राइवेट लिमिटेड, PTTL, इस तरीके से होता है। और 6 डिजिट होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंक्लूड द ROC, तो कहता है कि द रजिस्ट्रेशन नंबर विच इंक्लूड कोड ऑफ द ROC का होम टू द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, वो अपने हिसाब से जो भी कोड देता है ये रहता है, इसके हिसाब से सिन बन जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी का अलग अलग होता है। इससे जैसे कि हमारा पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड, ऐसे ही कंपनी का ये आधार कार्ड है, कंपनी के भी आधार कार्ड होते हैं। आ जाइए, 21 डिजिट्स के होते हैं, हालांकि नॉट मोर इंपॉर्टेंट, नॉट मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, आ जाइए अब एक और चैप्टर, मेमोरेंडम। यहाँ पे नंबर 2 वगैरह जो लिखा है ना, वो मैं कन्वर्ट करवा रहा था। ये सारे नोट्स मैंने पता है कैसे बनाए, पहले पूरा लिखा, पहले इधर से लिया उधर से लिया, चैट जीपीटी को बोला बहुत बढ़िया से बना दो, तो बढ़िया से बनाया, फिर मैंने पूरा पढ़ा, जो गलती था फिर ठीक कराया, फिर बनाया, इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। सर एक्सप्लेन द क्लॉज कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला था MOA। MOA क्या होता है भाई, MOA होता है वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाने टाइम पे एक CA या लॉयर बना के इसके ऊपर सभी सिग्नेचर करा के देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% के कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 होता है कि भैया तुम्हारा नाम क्या होगा, नाम बता दो। आप लिमिटेड वर्ड लगाओगे, प्राइवेट लिमिटेड बताओगे, और इस नाम को कैसे लिया जाता है, हम नाम को सर्च करते हैं। जो MCA का साइट दिखाया था वहां पे नाम को ढूंढना पड़ता है। सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए कंपनी के आगे, आपका स्टेट वर्ड नहीं होना चाहिए, भारत वर्ड नहीं होना चाहिए, बैंकिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, तो बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं और नाम आपको चूज करना होगा। जब ये नाम आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, सिचुएशन या रजिस्ट्रेशन क्लॉज। आप किस स्टेट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं देना कि जैसे कि मान लेते हैं आपके घर का पता है तो वो पूरा एड्रेस नहीं देना, स्टेट का कोड देते हैं कि भैया अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पता देने का काम बाद में होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। ऑब्जेक्टिव, क्या काम करोगे भैया, शराब बेचोगे, जूस बेचोगे, दूध बेचोगे, क्या बेचोगे, जल्दी जल्दी बताओ आपके क्या ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी हम तो दूध बेचने वाले हैं, या फिर हम तो जूस बेचेंगे। भाई जूस में कौन सा जूस बेचेंगे, ये बेचेंगे ये बेचेंगे ये बेचेंगे, क्या कोई मिलावट होगा, क्या होगा नहीं होगा, मतलब आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं सभी बताइए। क्या जूस के साथ आप पैकेट भी बनाओगे जूस के, या पैकेट बाहर से लोगे, सब ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लास के आप क्या क्या करने वाले हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव। लाइबिलिटी, तुम्हारी कितनी लाइबिलिटी होगा, गारंटीड कितनी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, शेयर होल्डर की क्या लाइबिलिटी होगी, ये लाइबिलिटी क्लॉज में। तो 3 पॉइंट हो गए, नाम,
आपके ऑब्जेक्ट्स, सॉरी एड्रेस, 4 हो गए ना, हाँ, नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव और लाइबिलिटी। पांचवा कैपिटल क्लॉज, भाई शेयर कैपिटल कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, ये सारी बातें को इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल क्लॉज। इसके बाद एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, 6 क्लॉज होते हैं और ये क्लॉज ऐसा होता है ना जिसको कभी नहीं बदला जा सकता है। इसमें जो प्रमोटर होते हैं और जो पहले 7 बंदे होते हैं उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाता है। सारे के सारे को चेंज किया जा सकता है, इसको नहीं कभी भी चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये फाउंडर ऑफ कंपनी होता है। रिलायंस का अगर उठा के देखोगे अगर एमओए, तो सारे क्लॉज में ऑल्टर हो चुके होंगे, लेकिन ये वाला यहाँ पे भी अभी भी धीरू भाई अंबानी का नाम आ रहा होगा। इसके बाद स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट फॉर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, मेमोरेंडम मस्ट बी साइन एंड सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 1 विटनेस के आगे, एंड ये सारी चीजें, तो ये होता है हमारा, ठीक है ना, जिसे हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज कह रहे हैं। तो ये 7वां पॉइंट नॉट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 8वां ना ससेशन क्लॉज एक आया है, ये सिर्फ ओपीसी के लिए वैलिड है। स्टेट द नेम पर्सन हु शैल बी बिकम मेंबर आफ्टर डेथ, के भैया मैं मर जाऊं, ओपीसी है तो मेरे बाद कौन संभालेगा, वो अभी डालनी पड़ेगी ओपीसी वालों को। द क्लॉज ऑफ द कंपल्सरी टू द डिजाइन, तो कितने क्लॉज है, वैसे तो 6 क्लॉज ही लिख के आना है, जो मैंने ये 7वां है ये पॉइंट काट दिया मैंने, ठीक है, काट दिया। 6, पहला नाम, दूसरा एड्रेस, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा लाइबिलिटी, पांचवा शेयर कैपिटल, छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें प्रमोटर का नाम होगा, ये लिख के आना है। और इसके अंदर की बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, आपको रीकैप करने के लिए ठीक है चीजों को क्विकली, और इसके नोट्स में तो दे ही रहा हूं भैया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, फ्री में लीजिए, कोई ऐसा नोट्स नहीं, ऐसा कोई भी कुछ पेड नहीं, कुछ नहीं इसके लिए, तो ठीक है ना। अच्छा, मैं एक काम करने वाला हूं आपके लिए, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि कुछ चीजें नोट्स जैसे रिटर्न है, मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं वो नोट्स दूंगा लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके भी पैसे नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम तो सब्सक्राइब करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस सिचुएशन के अंदर आपको वो एग्जाम तक की वैलिडिटी में आप उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, बस डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो आपकी अगर मेहनत है तो वो आप लिख लीजिए और उसके हिसाब से डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही अगेन मैं बुक से बनाऊंगा, 10 ईयर से बनाऊंगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा तो कॉपीराइट का कहीं पंगा ना आ जाए, दैट्स वाई मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप समझेंगे, तो बस समझना चाहिए आपको, नहीं तो मैंने तो बता ही दिया, बुक्स ले लीजिए और 10 ईयर मार्केट्स में आ चुका है, जो कि ले लीजिए। कितने का आ रहा है भाई, 250 रुपए का, बहुत महंगा कर दिया 10 ईयर यार। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फटाफट भाई जाग जाओ, कहां सो रहे हो, कहां सो रहे हो भाई मेरे, इतना इंपॉर्टेंट काम है और इधर उधर की बातें सोच रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कितने पॉइंट, 6 पॉइंट, जल्दी जल्दी 6 पॉइंट। पहला पॉइंट भैया नाम ढूंढ लो, दूसरा एड्रेस स्टेट लिखना होता है, इसमें पूरा एड्रेस नहीं होता। तीसरा ऑब्जेक्टिव, क्या काम करोगे नहीं करोगे ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव में लिखो। चौथा लाइबिलिटी, कौन सी होगी नहीं होगी भैया, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पांचवा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारी कैपिटल क्लॉज कहते हैं इसको। और छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें प्रमोटर का नाम, एड्रेस, पता, ये सब होगा सिग्नेचर के साथ। इन सभी पॉइंट्स को क्लॉज कहा जाता है। और किसके क्लॉज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा कोई क्लॉज नहीं होता। ससेशन क्लॉज सिर्फ किसके लिए आया है सर, ये सिर्फ और सिर्फ आया है हमारे जो 1% कंपनी है उसके लिए। आ जाइए सर, इसके बाद 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 इनके चेंज करने की बात, मच 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 मोर इंपॉर्टेंट। पहले नाम को बदलेंगे यार, हाँ नाम है तेरा तेरा, पहले किसको बदलते हैं, नाम को बदलते हैं, ठीक है। रूल रिलेटेड टू द अल्टरनेशन ऑफ द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज यार, नाम बड़ा आपने लिया, आपने लिखा नाम, मान लेते हैं ए लिमिटेड, अब बोलो ये भी कोई नाम है, आपने लिखा कालू लिमिटेड, कालू लिमिटेड, सब हंस रहे हैं यार ये कौन सी कंपनी आ गई कालू लिमिटेड। अरे यार कालू लिमिटेड तो बेकार हो गया, मेरा नाम ही इतना घटिया है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, नाम चेंज कर देते हैं। कालू लिमिटेड से आप नाम चेंज करना चाहते हो, स्मार्ट लिमिटेड, स्मार्ट लिमिटेड नाम लेना चाहते हो, ये बढ़िया लग रहा है स्मार्ट लिमिटेड, तो नाम बदलना, दैट इज कॉल। अब नाम एक पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, पहला पॉइंट नेम क्लॉज, इसको बदलने के लिए अब आपको किन किन दिक्कतों का सामना और क्या प्रोसीजर है वो बताने वाले हैं इसके अंदर। आइए, कहता है चेंज ऑफ द नेम जनरल रूल। यार ये एसी की ना आवाज सरसराहट आ रही है, अब थोड़ी कम हो गई हो क्या, चलिए, हाँ नहीं आ रही होगी,
कहता है चेंज नेम, जनरल रूल कहता है नेम कैन बी चेंज एनीथिंग बाय पासिंग, ओहो स्पेशल रेजोल्यूशन 75% वाली बात आपको बताया था ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर और गेटिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट राइटिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीजी से अप्रूवल ले लेंगे और फिर वो अप्रूव कर देता है तो हम चेंज कर लेंगे। पहला कन्वर्जन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, जब कभी भी कन्वर्जन होता है तब भी आपको नेम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नाम के आगे या तो प्राइवेट वर्ड या लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो चेंज ऑफ द नेम इन्वॉल्विंग ओनली द डिलीशन और एडिशन वर्ड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, कन्वर्जन पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी और वाइसा वर्सा डजंट अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत है। समझ में आई बात आपको? या पब्लिक से प्राइवेट में जाओ या प्राइवेट से पब्लिक में जाओ, नो अप्रूवल रिक्वायरमेंट। तीसरा डिफॉल्टिंग कंपनी नॉट अलाउड। अब डिफॉल्टिंग कंपनी कहता है एज पर द रूल 29 द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल नंबर 2014 कंपनी हैज द डिफॉल्ट फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मतलब कि भैया तुम कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को नहीं दे रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार डिफॉल्ट टू द रीपेमेंट नेचर डिपॉजिट, और वो कंपनी लापरवाह किस्म की है तो अब बोलेगा जैसे कि कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है हर बार, ठीक है ना, हर बार एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। अब कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं कर रही, कंपनी को बोला ये डॉक्यूमेंट लिया, मैंने फोन किया, आरओसी ने फोन किया, भाई स्मार्ट लिमिटेड एक काम करो ना यार, कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है भेज दो। उसने बोला ठीक है, फोन रख के बोला कौन भेजता है, हटाना। अब जब मैं नेम चेंज कराने जाऊंगा बोलूंगा भाई साहब आरओसी नाम चेंज कर दो प्लीज, नाम चेंज कर दो, बोलेगा तू डिफॉल्टी है, तेरा नाम चेंज नहीं होगा। तो ये कह रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट चेंज द नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट चेंज कर सकता है अगर लगता है भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा ये नाम तो ऐसा है ही नहीं। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था पार्ले मेलोडी, पार्ले नाम से पार्ले का शेयर डेली सर्किट पे सर्किट लग रहा है, पार्ले इंडस्ट्री जो कि उसका है भी नहीं। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें करती है बीच में जो कि पहले से ही वो एग्जिस्टेंस में है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये चीजें आप थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी डायरेक्टली चेंज नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट नेम चेंज कर सकता है। इट्स थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, अदरवाइज द कंपनी हैज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, कंपनी को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, भाई तू अपना नाम हटा दे। इन द ऑप्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई विद द नियर बाय रीजनेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, कंपनी तभी बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसके जैसा है। जैसे मान लो ये है रिलायंस लिमिटेड और मैंने कर दिया रिलायंस जनता लिमिटेड, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं पता है अपने, मैं सोच रहा था यार कि ना मैं जैसे शिक्षा धाम है, शिक्षा धाम में लोगों को क्लियरिटी मिलती नहीं है कि बीकॉम का कराएंगे, तो मैं सोचा था अपने नाम का रख लूं बीकॉम जनता पार्टी। जब मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला तो बोला अरे ये तो बीजेपी हो गया, बीकॉम जनता पार्टी, तो पूरा नाम तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में लिखेंगे ना, तो बीजेपी। फिर तो मुझे नेम क्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भाई नहीं, नाम को चेंज कर दो, ये हमारा है। और ये तो भैया फिर तो यहां पता है कौन बात करेगा मेरे से, सीबीआई बात करेगा भाई साहब, छोटे मोटे लोग बात नहीं करते इस केस के अंदर। तो एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रार प्रमोटर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के लिए करता है नेम आइडेंटिफिकर टू क्लोजली, मतलब सिंपली कहने का मतलब है, आप पढ़ेंगे इसको कि अगर आपका नेम किसी कंपनी के जैसा है या उससे बिल्कुल मिलता जुलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको चेंज करिए, या आप सुओ मोटो से भी अपना नाम चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी इच्छा से यार ये नाम जो है कोई लोग समझ के कुछ और आ जाते हैं। जैसे शिक्षा धाम सबसे पहले मैंने बनाया है, आप वीडियो जाके देख लीजिए, लेकिन एक दो चैनल और खुले हुए, शिक्षा धाम लॉ करके है, एक पब्लिशर है, तो अब क्या करें भाई, बना लिया, यूट्यूब पे तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ देता हूं, एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर आप ना पढ़ के बताया करिए। ऑन एन एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क दैट नेम, अरे यार बहुत इसको बड़ा कर दें क्या थोड़ा, हाँ, दैट नेम इज identical with the too closely reasonable registered trademark, such proprietor under the Trademark Act 1999 made the central government within a 3-year incorporation of the company direct to the company change the name of the company cell name, its name
न्यू नेम 6 मंथ के फ्रॉम द इशू ऑफ, अगर किसी को लगता है यार मेरे नाम से, तो वो कंप्लेन करके आपका नाम चेंज करा सकता है। 4 पॉइंट हो गए भाई। क्या पढ़ रहे हैं नेम को चेंज करने के? 5वां पॉइंट, नोटिस रजिस्टर्ड आफ्टर चेंज नेम। जैसे ही नाम चेंज होगा हम रजिस्ट्रार को नोटिस दे देंगे, भैया हमने नाम चेंज करने के लिए सब कुछ कर दिया है। जैसे ही नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो गया है, बस ये हमें 5 पॉइंट वहां पे लिखने होंगे। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? एसआर पास होगा, स्पेशल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज नेम नीड स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द कन्वर्जन केस में, डिफॉल्ट कंपनी कैन नॉट नेम चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट चेंज द नेम इन केस आइडेंटिफिकल सिमिलर रीजनेबल, कंपनी मस्ट कंप्लाई द लिमिट 3 महीने आइडेंटिकल टू नियर बाय रीजनेबली, 6 महीने ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, 15 दिन नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। और 3 महीने थे, 3 साल थे भाई, ये 3 साल पुरानी थी ना, 3 साल की पुरानी थी शायद। ये 3 महीने आइडेंटिकल टू नियर बाय, ये 3 महीने नहीं होंगे भाई, 3 साल होंगे। ये चैट जीपीटी गलत कर दिया तुमने। इन शॉर्ट बस अभी ये हो गया। इंपॉर्टेंट है क्या सर? 100% इंपॉर्टेंट है क्या? 100%। मुझे ना डर लगता है, टाइम देखता रहता हूँ, 1 घंटा हो गया। बच्चे ना नाराज हो जाते हैं आजकल के कि 1 घंटे यार, फिर मैं अधूरा अधूरा पढ़ा दूंगा, पेपर में कुछ आएगा नहीं, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। चलो, तो हमने क्या देखा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख लिया, उसके नेम क्लॉज को कैसे ऑल्टर किया जाए वो भी देख लिया। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य क्या काम करेगी, क्या वर्क करेगी, वो सब कुछ लिखा होता है। क्या उस वर्क के अंदर, मैंने बोला था इसके अंदर कुछ केस लॉ भी है, मैंने बोला था कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ मैं जूस बनाऊंगा, लेकिन मैंने जूस के पैकेट भी बनाना चालू कर दिया है साथ के साथ, तो ये चेंज हो रहा है, तो हम इसको ऑल्टर करके फिर जूस का पैकेट बना सकते हैं। आइए, जनरल रूल, कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आफ्टर द कंप्लाई प्रोसीजर, जितने भी, अरे ये चेंज कैसे हो गया, आफ्टर द कंप्लाई विद द प्रोसीजर्स, जितने भी प्रोसीजर्स है, उसके बाद सेक्शन 13 जो कहता है ऑब्जेक्ट क्लाउज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। रजिस्ट्रेशन इन केस मनी रजिस्टर फ्रॉम पब्लिक, अ कंपनी विच इज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस, यानी शेयर मार्केट से अनलिमिटेड अमाउंट आउट ऑफ द मनी रेज, नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर विच रेज मनी थ्रू द प्रोस्पेक्टस अनलेस द स्पेशल रेजोल्यूशन पास के साथ चेंज कर सकते हैं। अब मान लो आपसे कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, पैसे ले लिया, उसके बाद बोल रहा है मैं ये नहीं काम करूंगा, मैं तो चेंज कर रहा हूं, तो नहीं कर सकते उस केस के अंदर। अगर सारे बोर्ड मीटिंग में सभी रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो कर लेंगे फिर। द डिटेल प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट टू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कोई मतलब कहता है द डिटेल एज मे प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी ऑल्सो पब्लिश्ड, पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश कहाँ करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर के अंदर करना पड़ेगा, इंग्लिश, और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है उस स्टेट के स्थानीय भाषा में। पंजाबी है पंजाबी, हिंदी है हिंदी, उर्दू है उर्दू, तमिल है तमिल, उसमें करना पड़ेगा। एक इंग्लिश में तो होना ही चाहिए। विच इज सर्कुलेशन, अब होना क्या चाहिए? एक हिंदी कंपलसरी, बाकी लैंग्वेज होना चाहिए, तो लेकिन सरकार ने विच इज सर्कुलेशन प्लेस, तो यही कह रहा है कि भैया ये कहाँ का न्यूज में देना पड़ेगा एग्जैक्ट। आपका डिसेंटिंग शेयर होल्डर सच सेल गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट, प्रमोटर एंड शेयर होल्डर हैविंग द कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द आपका रेगुलेशन टू बी क्लासिफाई, मतलब जो भी शेयर होल्डर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको जाने के लिए सेबी के हिसाब से पूरी परमिशन दी जाती है कि भैया अगर आपके पहले था ये हो रहा है तो अब चेंज कर रहे हैं क्लॉज, तो आप अपने पैसे लेके एग्जिट हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर, द रजिस्ट्रेशन शैल बी रजिस्टर एनी ऑल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपनी सर्टिफाई दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे ही एसआर पास हुआ उसके 30 दिन के बाद आरओसी को बता दो जाके, सिंपल सी बात कहें। मोड ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, द अफोरसाइड स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास पोस्टल बैलेट के थ्रू अदर देन द जनरल मीटिंग, मतलब एक पोस्टल बैलेट होता है, आगे हम मीटिंग जब करेंगे तो पढ़ेंगे कि ऑनलाइन कह लो एक तरीके से, उसके थ्रू करेंगे। मैं दिखाऊंगा, अभी मेरे पास भी काफी सारे एक आध शेयर थे तो मीटिंग के लिए आया था।
एग्जेम्पशन हाउएवर डू नॉट रिक्वायर्ड टू द ओपीसी, ओपीसी को ऐसे कोई काम करने के लिए मेंबर नॉट मोर देन द 200, जहां पे 200 से ज्यादा मेंबर नहीं है उनको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये पोस्टल बैलेट वाली बात कह रहे हैं। वंस ऑल्टरनेशन रजिस्टर्ड then register shall make necessary change वंस ऑल्टरनेशन रजिस्टर्ड, अगर जो आपने ऑल्टरनेशन किया वो रजिस्टर्ड हो गया आरओसी के साइड पे, तो जो रजिस्ट्रार है shall make the necessary change मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कर देगा। ठीक है, तो हमने दो चेंजेस देख लिए, ऑब्जेक्ट भी देख लिया, नेम भी देख लिया, अब और क्या देखें, एड्रेस देख लेते हैं। बस ये तीन ही चेंजेस आते हैं और तीन में से एक चेंज 100%। एड्रेस एड्रेस एड्रेस, अब एड्रेस की बात करें ना, थोड़ा सा सुनो एड्रेस क्या है। यहां पे एड्रेस है, ये हमारा भारत, इंडिया, इंडिया में ये दिल्ली। तो एक हो सकता है आप दिल्ली के अंदर ही चेंजेस कर दो, पीतमपुरा से कनॉट प्लेस चले जाओ। ठीक है, एक हो सकता है आप दिल्ली से चले जाओ हरियाणा, तो आउट ऑफ स्टेट हो गए, ये हो गया विद इन अ स्टेट, ये हो गया आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा चले गए। ठीक है ना, तो और एक होता है विद इन अ टाउन, मतलब पीतमपुरा से पीतमपुरा में ही शिफ्ट कर लो, तो विद इन अ टाउन। एक होता है विद इन अ स्टेट, विद इन अ टाउन और आउट ऑफ स्टेट। तो ये चेंजेस हो सकते हैं तीन चार तरीके के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विद इन अ सेम सिटी। कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब पीतमपुरा से मैं जा रहा हूं पीतमपुरा में, यानी सीपी से मैं जा रहा हूं साकेत यहीं पे, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, नो अल्टरनेशन मेमोरेंडम, नोटिस 15 दिन में दे देंगे कि भैया एड्रेस चेंज कर दिया, आके देख लो, ज्यादा दूर नहीं गए, बगल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को दे देंगे। वन सिटी थ्रू अनदर, सेम स्टेट, एक सिटी से, मतलब अब देखो दिल्ली में तो दिल्ली है, बाकी जगह पे स्टेट होता है, जैसे बिहार के अंदर बोले दरभंगा हो गया, दरभंगा के बाद आपका मुंगेर हो गया, ये सारे बिहार के जगह हैं, या फिर यूपी में बोल रहे तो कानपुर हो गया, फिर कानपुर के बाद देखा जाए तो ये गोरखपुर हो गया, तो ये बहुत दूर का डिस्टेंस होता है। तो अगर ऐसा से वन सिटी अनदर सेम स्टेट के अंदर, तो यहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे क्योंकि भाई दूर चले गए हो, और नो अल्टरनेशन मेमोरेंडम, आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर नोटिस दे दो और 15 दिन के अंदर नोटिस टू द न्यू ऑफिस विद इन 15 डेज। तो फाइल रेजोल्यूशन आपको कर देना है 30 दिन में, और जैसे ही आप शिफ्ट हो जाओगे 15 दिन के अंदर फाइल रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज के अंदर बता देना होगा कि भैया हमने थोड़ा दूर चले गए हैं पास वाली बिल्डिंग से। चेंज वन आरओसी से अनदर आरओसी, कई बार क्या होता है एक जगह पे ना दो दो आरओसी होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं ना, स्टेट हैविंग मोर देन वन आरओसी, कौन सा, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, यहां पे ना एक से ज्यादा आरओसी है, महाराष्ट्र मुंबई में अलग है, शायद पुणे में भी अलग है, तो आरओसी से आरओसी बदल गया, एक स्टेट में जब दो आरओसी आ जाते हैं, आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, दिल्ली में भी एक, हर स्टेट में ना एक ही आरओसी होता है। तो जब आप आरओसी चेंज करते हो तो आपको क्या करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन और रीजनल डायरेक्टर को देना होगा, क्योंकि जब आरओसी के पास होगा तो पहले आरओसी और दूसरा आरओसी लड़ पड़ेंगे आपस में, तो उसके लिए उसका भी माई बाप रीजनल डायरेक्टर को दे दो। नो अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, आरडी कंफर्मेशन 30 डे में देगा और फाइल द कंफर्मेशन 60 डे में कर देंगे आरओसी को, रजिस्टर 30 दिन के अंदर, तो आरडी का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर। ठीक है, वन स्टेट टू अनदर, भैया हम तो छोड़ चले, हम चले परदेसी, अब दिल्ली में काम करने का मन नहीं करता, सही बताऊं मेरा तो मन करता गांव चले जाओ, और गांव जाके मतलब कि थोड़ी सी इतने पैसे हो जाएं, आप लोग सब्सक्राइब भी तो नहीं करते ना, थोड़े से पैसे हो जाएं और एक घर हो, और वहां चाहे आसपास कुछ ना हो, और बस एक मंजिल का घर, ऐसा नहीं 5 मंजिल 6 मंजिल का, एक घर 2-3 कमरे हो, थोड़ा सा गार्डन वार्डन हो, और एक अपनी गाय हो, और एक अपनी सब्जी उब्जी उगा के, जैसे जिसको हम फार्म हाउस कहते हैं, ना, वो फार्म हाउस तो बहुत बड़ा होता है, इतने बड़ा तो ले नहीं सकते, लेकिन छोटा मोटा ही वो ही ले लें और वहाँ पे रहें, और स्मार्ट बोर्ड एक क्लास में लगाएं, और सुबह सुबह एकदम पढ़ाऊँ आपको लाइव क्लास, कोई पैसा चार्ज नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाते जाऊँ, बस आप पढ़ते जाओ, बस ये मन करता है। वन, अभी यहाँ पे तो मजबूरी है, दिल्ली में पता है खर्चे कितने हैं, अगर मैं
बच्चे बोलते हैं कोर्स बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो। भैया अगर नहीं बेचूं तो मैं ये आज वाली क्लास नहीं दे पाऊंगा, सिंपल सी बात है। दिन भर नहीं खाने के बाद भूख लगती है, और उस भूख को मिटाने के लिए कोई देता नहीं है, उसके लिए पैसा लगता है। वन स्टेट टू अनदर, चलिए आइए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया आप तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ, इसके अंदर मेमोरेंडम करना होगा, सीजी का अप्रूवल 60 दिन में लेना पड़ेगा, फाइल ऑर्डर रजिस्टर्ड बोथ स्टेट, फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, नोटिस 15 दिन में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा जटिल है और इसके अंदर ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जब आप थ्योरी लिखोगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इसी को पॉइंट्स में लिखने हैं कि इन केस ऑफ चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और कंपनी को शुड बी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एंड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, और आफ्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर सीजी का अप्रूवल के 60 डेज के अंदर अंदर आपको सीजी का अप्रूवल ले लेना पड़ेगा। सीजी का अप्रूवल लेते ही आप रजिस्ट्रार को, दोनों रजिस्ट्रार को, जिस स्टेट में जा रहे हो उस रजिस्ट्रार को और पहले वाले रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दीजिएगा। कितने दिनों के अंदर भाई साहब? उसको 15 दिनों के अंदर दे दीजिए, इंटीमेट कर दीजिए। तो ये था हमारा एमओए पूरा खत्म। तो एमओए के अंदर क्वेश्चन क्या है? एमओए के पॉइंट्स बताइए और एमओए के 3 क्लॉज को चेंज करना बताइए, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और एड्रेस क्लॉज, बस इसके अलावा नहीं आता। बाकी के क्लॉज चेंज करने का नहीं आता मेरे भाई पेपर में। इसके बाद इसका छोटा भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोसीजर क्या क्या है? हाँ, ऑल्टरेशन रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बता तो दिया, दो बार आ गया। अच्छा मैं कहाँ आ गया? हाँ, डॉक्टर की बीवी डॉक्ट्राइन, डॉक्टर की बीवी डॉक्ट्राइन नहीं होती है। तो चलिए आइए, ये इस क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, वो कन्वर्जन था, ध्यान मैंने भी नहीं दिया। अल्ट्रा, सबसे पहले तो अल्ट्रा का मतलब समझिए सर क्या होता है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। जैसे मैंने बोला कि आपको 5वीं मंजिल से कूदना है, क्या कूद जाओगे? तो सर नहीं कूद सकते, ये हमारी बस की नहीं है, हाथ पैर टूट जाएंगे, मर भी जाएंगे सर, नहीं कूद सकते। तो ये अल्ट्रा है। वायरस का मतलब एक्ट, आप कूद गए तो आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दिया। मतलब जितनी पावर है कंपनी के अंदर, जो पावर एमओए और एओए में लिखी हुई है, उस पावर के बियॉन्ड आप काम ही नहीं करना है। अगर आपने काम कर लिया तो समझ लो इसके लिए लाइबल उसके प्रमोटर होंगे, डायरेक्टर होंगे, उसके जो भी मैनेज कर रहा है वो सब लाइबल होगा, कंपनी लाइबल नहीं होगा। तो मीनिंग देखिए क्या कहता है, अल्ट्रा मीन्स द बियॉन्ड, मतलब पावर के बाहर, वायरस मीन पावर आपका एक तरीके से। एन एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। डॉक्ट्राइन मतलब उसको ठीक करना। एन एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, नो स्टेट ऑब्जेक्ट क्लॉज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहता है एन एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी नॉट स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, में जो वो बातें ही नहीं लिखी थी और आपने वो काम कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में बोलेगा आपने होली आपका वॉइड, ये वॉइड माना जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते भैया, डायरेक्टर जो कर रहा है वो फाइनल होगा। इट डज नॉट बाइंड द कंपनी, कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई, और शेयर होल्डर बोलेगा भैया हम तो परमिशन नहीं देंगे, आप समझो डायरेक्टर। पर्पस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर, ऐसा इसलिए बोला गया कि कोई भी अपनी मर्जी से मनमानी तरीके से कंपनी में डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं वो काम ना कर पाए। इंश्योर कंपनी मनी, कंपनी के मनी को इंश्योर करे कि भैया उसके पैसे को इधर उधर ना ले जाए। यूज ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी है उसी के ऊपर खर्च वगैरह करे, यही बस बताया गया है। आ गया ये सर। इसके अंदर एक केस ये था एसबरी का, एसबरी केस क्या था भैया इसका ना, मतलब वैसे केस लॉ आएंगे नहीं, अब मैं बता देता हूं। डॉक्ट्राइन यहीं से आया था वर्ड कि भाई इनका काम था कि हम ना रेल के डब्बे बनाएंगे, आप गूगल वगैरह करेंगे मिल जाएगा स्टोर, रेल के डब्बे बनाएंगे और उसको बेचेंगे। रेल के डब्बे बनाते हैं, बेचते हैं और अदर कॉन्टेक्स्ट में भी जाते हैं। लेकिन एक कंट्री के साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चलो हम रेल की पटरी भी हम ही बना देते हैं, जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा था, उसमें लिखा था सिर्फ ये रेल के डब्बे बनाएंगे, और इसने रेल की पटरी बना ली। तो रेल की पटरी बनाने के टाइम पे इसने कर दिया वो काम जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड था, तो अल्ट्रा वायरस माना गया। तो उससे होने वाले नुकसान फायदा के लिए पर्सनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइबल था, कंपनी लाइबल नहीं हुआ। तो एसबरी केस क्या कहता है, कैरिज आयरन एंड कंपनी, इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेल अ लैंड ऑन हायर, इसने एक जमीन कर दिया रेलवे कैरिज एंड वैगन, मतलब कि वो बनाता था
टू कैरी अ बिजनेस, आपका मैकेनिकल इंजीनियर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर के टाइप से। द कंपनी एंटर्ड इनटू द रिच ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन बनाने के लिए कर दिया, तो इसकी वजह से ये हो गया। तो ये ज्यादा देखना नहीं है, तो इसी वजह से अल्ट्रा वायरस है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या क्या इफेक्ट है, इफेक्ट क्या क्या है अल्ट्रा वायरस के, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आता है ये वो वाला वायरस नहीं है जो आप सोच रहे हो। देखिए, अ कंपनी इज अबाउट टू द अंडरटेक अल्ट्रा वायरस एक्ट मेंबर ऑन सिंगल मेंबर कैन बी इंजेक्शन फ्रॉम द कोर्ट आपका एंड कंपनी फ्रॉम गोइंग अहेड टू द अल्ट्रा वायरस एक्ट। सिंपल सी बात है, पर्सनली लाइबल। इसके लिए डायरेक्टर इंश्योर कंपनी, पहले बता दिया इसका क्या क्या मतलब है, मनी, लॉन्ग लाइफ, बिजनेस, अल्ट्रा वायरस पर्पस, डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा, तो यही बताया गया। ब्रीच ऑफ आपका वारंटी अथॉरिटी, एन एजेंट मस्ट विद इन द, अरे यार ये थोड़ा सा ना दिक्कत दे रहा है, दूसरा ले लेते हैं। क्या था, अ एजेंट मस्ट बी scope to authority director allowed to the company entered into the ultra virus contract then become personally liable towards the party, जो भी बोलता है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट आर void, भाई शुरू से ही void होता है। अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर द अल्ट्रा वायरस एक्ट कंसिडरेशन पेड कंपनी कैन बी एंजॉय हेल्ड बाय द कंपनी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ले लेती है अल्ट्रा वायरस का, मतलब कंपनी के फायदे के लिए काम हो रहा है, अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी रख लेगी, बोलेगी मैं तो नहीं दूंगा। अगर कंपनी का नुकसान किया तो बोलेगा तू ही देगा, ये थोड़ा सा पनिशमेंट है। अल्ट्रा वायरस एन एम्प्लॉय कमिटमेंट टू रिस्क परसुइंग द ऑब्जेक्ट, कहता है कि ट्रॉट्स while the pursuing the company objective, company is liable to ट्रॉट्स कमिटी एंड द एक्ट टू द आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्टिव नॉट लाइबल। तो ये चीजें थी, तो ये पॉइंट्स है। मेन अल्ट्रा वायरस क्या है, इसके अफेक्ट आ भी जाते हैं, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूं 9 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। अब आ जाता है डॉक्ट्राइन इन कंपनी लॉ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मेमोरेंडम। नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, देखो अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, कई बार हमारा डॉक्ट्राइन इन कंपनी लॉ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये आ जाता है अलग से। तो है क्या, कंपनी का जो एओ है ना, एमओए है, एओए है, कंपनी के सारी बैलेंस शीट फाइनेंशियल ऑनलाइन इंटरनेट पे आरओसी के साइट पे दे रखा है, आप जाइए उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसको सारी चीजें बता सकते हैं, सिंपल सी कहा हुआ है। अब कोई बंदा कंपनी से कांटेक्ट कर लेता है और कंपनी बोलता है कि भैया हमारी कांटेक्ट हो गई है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि लोन दे ही नहीं सकते और सामने वाले बैंक ने उसको लोन दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उसके पैसे देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने किया तो बोलेगा भैया तू डायरेक्टर से समझ, मैं लायबल नहीं हूं। तो बैंक बोलता है यार मैंने तो तुम्हें लोन दिया है, मुझे तो लगा, बोला भाई एओए पढ़ लेना चाहिए था, आपके लिए मैंने दे रखा था, नहीं पढ़ा तो आपकी मर्जी। तो कहता है एमओए एंड एओए आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, ये रजिस्टर्ड होता है। दे पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये कोई भी पढ़ सकता है। आउटर आर परमिट टू रीड, कोई भी आउटसाइडर पढ़ सकता है। बेस्ड ऑन द स्टॉपल कैन नॉट बी नॉलेज, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है। प्रोटेक्ट कंपनी टू द डीलिंग ऑफ आउटसाइडर, अगर कोई भी आउटसाइडर किसी कंपनी से डील करता है तो उसके एमओए और एओए को पहले पढ़ लीजिएगा तभी डील करिएगा। अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात लिखी है कि वो काम नहीं कर सकते और कंपनी आपने कर लिया तो उसके लिए कंपनी आपका कंपनसेशन नहीं देगा, उसके लिए आपको प्रमोटर और जिससे डील किया उससे माथा पच्ची करते रहो, आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसे अगर होने लग गया तो बहुत तो फ्रॉड हो जाएगा। तो यहां पे एक और इसका एक्सेप्शन आया, इंडोर मैनेजमेंट, कि ऐसे कुछ बातें होती है जो कि एमओए और एओए में नहीं लिखी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम जिससे डील कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोन तो ले सकता हूं, ये लिखा था एमओए में और बैंक ने पढ़ लिया, लेकिन इसने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लोन मिलेगा, एक बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर डिस्कस किया कि आज के बाद जो भी लोन लिया जाएगा वो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगा, और कंपनी ने विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन लोन ले लिया। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके पास अधिकार है कि कंपनी से अपना लोन का पैसा वापस कर सकता है, क्योंकि ये तो भैया अंदर की बातें हैं, ये मैं कैसे जानूंगा, तो बताना चाहिए था। तो इसका इंडोर मैनेजमेंट मतलब अंदर ही अंदरूनी बातें। आउटसाइडर आर नॉट बाउंड टू लुक इनटू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, उसे बाउंड नहीं किया जा सकता आउट, ठीक है। इसके अंदर एक केस था तुर्कवान का, तुर्कवान केस के बाद ये वाला हुआ था इसके साथ तुर्कवान। तो ये भी केस लीडिंग आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, मैं अगेन कह रहा हूं, मैंने कहीं कहीं लिया है रेफरेंस में, तो बस नाम लिख लीजिए बहुत है। कहता है नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी,
एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कैन नॉट बी क्लेम बेनिफिट। अब यहां पे इसके एक्सेप्शन ये है कि भैया आपको तो दिया गया, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो एओए था, बोला मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे इसका बेनिफिट दे दो, तो नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना चाहिए था। इसके बाद आपका इरेगुलेटरी पुट टू इंक्वायरी, मतलब आपने कुछ एफर्ट ही नहीं डाला उस कंपनी के बारे में पता करने का, और आप बोल सकते हो नोट नोन आर्टिकल, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं मिलेगा। वेयर द फोर्जरी, फोर्जरी फेक हो गया, तो यहां पे है अवेलेबल। तो मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूं, ये सारे केसेस हैं, ये केसेस को नहीं पढ़ना मेरे भाई, यहां पे मैंने डाल दिए हैं, जो सीए वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कैन नॉट क्लेम बेनिफिट, मतलब भैया जिसको जानकारी थी लेकिन फिर वो अनजान बनते यार मेरे को पता ही नहीं था, तो वो कंपनी से पैसे रिकवर नहीं कर सकते। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी पुट टू इंक्वायरी, अगर कोई ऐसा लगता है कि सस्पिशन एग्जिस्ट कुड नॉट डिस्कवर मस्ट इंक्वायर, तो उस केस में भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल, बोलता है मुझे था ही नहीं, डिड नॉट रीड एनी एमओए कैन नॉट क्लेम बेनिफिट, तो नहीं ले सकता। बोले भाई मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो नहीं मिलेगा। वेयर द फोर्जरी, फोर्ज डॉक्यूमेंट रूल्ड नॉट अप्लाई इरेगुलरिटी नॉट आपका लिटिगेट, तो भैया अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उस केस में बेनिफिट मिल जाता है यहां पे कई बार। एक्ट बियॉन्ड द अपार्ट ऑफ अथॉरिटी, तो मतलब आपने एक्ट किया बिना अथॉरिटी के, तो एक्ट बियॉन्ड द आउटरेज अपार्ट ऑफ अथॉरिटी, कंपनी नॉट लाइबल, कंपनी इसमें लाइबल नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन है। पहले तो बोला कि भाई इंडोर मैनेजमेंट में क्या क्या बातें होती है हमें नहीं पता, कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे ये वाले कुछ केसेस हैं जहां पे कंपनी पैसे नहीं देंगे, एक्सेप्शन केस था। आ जाइए अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हाउ कैन द आर्टिकल चेंज, चेंज कैसे होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शायद वो स्लाइड लगाना भूल गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अंदर कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी ये सारी जानकारी लिखी होती है, उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन डायरेक्टर होगा, कौन मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टर का क्या काम होगा, काम काज, जैसे आपने पढ़ा था 12th के अंदर आपने पार्टनरशिप डीड, उसी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं यहाँ पे। तो हाउ कैन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज, आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, से चेंज हो सकता है। अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कौन होता है भैया, जो कोर्ट से पहले होता है, उसके अप्रूवल रिक्वायर्ड टू द पब्लिक कंपनी टू बी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी के केस में स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन या फिर आपका ऑल्टरनेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ रिगार्डिंग, तो क्या क्या है पढ़ लेते हैं कि करके पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, अल्टरेशन शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब कोई ऐसा चेंजेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी एक्ट के बाहर की बातें हो। कैन नॉट ऑल्टर आर्टिकल डिविडेंड आउट ऑफ शेयर कैपिटल, अब जैसे क्या क्या हो सकता है, बोलता है कि मैं आर्टिकल चेंज करना चाहता हूं, डिविडेंड आउट ऑफ द कैपिटल मैं शेयर कैपिटल से दूंगा, तो भैया ये तो कंपनी लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड तो नहीं दे सकते। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट अल्टर द आर्टिकल होल्ड द शेयर होल्डिंग कंपनी, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये चीजें हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। तो ऑल्टरनेशन मस्ट नॉट बी, आपका ये तो पढ़ ही दिया हमने, ऑल्टरनेशन मस्ट बी बोनाफाइड एंड, मतलब जो ऑल्टरनेशन कर रहे हो वो अपने बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, कोई फ्रॉडलेंट आपका मोटिव नहीं है उसकी वजह से। तो इसके बाद पॉइंट पॉइंट पढ़ देते हैं। अल्टरनेशन शुड बी आपका ऑफेंसिव टू द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का ऑफेंस करने के लिए नहीं होगा। शुड नॉट बी ऑफेंसिव ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द मस्ट टू द माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी मतलब छोटे शेयर होल्डर, जैसे कम शेयर होल्डर है उसको खत्म करने के लिए आप ये नहीं कर सकते। ऑल्टरनेशन मस्ट नॉट बी इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर, मेंबर के लाइबिलिटी, जैसे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी 10 है, मैंने बोला कि यार चेंज कर देते हैं, बोलते हैं आज से 15 होगा, तो ये नहीं कर सकते। ऑल्टरनेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू एनीथिंग विच इज आपका इलीगल या फिर अनलॉफुल। ऑल्टरनेशन मस्ट नॉट बी ड्राइव ऑन द राइट अंडर, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जब आप ऑल्टरनेशन नहीं कर सकते अपने आर्टिकल को। तो क्या था ऑल्टरनेशन ऑफ द आर्टिकल समरी, इसके क्वेश्चंस भी मैं अभी दिखाऊंगा या अलग से एक वीडियो बना के मैं अभी दिखा दूंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता भी दूंगा कौन कौन सा 100% है, क्वेश्चंस भी रीड कर दूंगा, ठीक है ना। कहता है डिफरेंस क्या क्या है एमओए और एओए में, काफी बार पूछा जाता है। कंटेंट डिफाइन, कहता है डिफाइन
कॉन्फाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये और आर्टिकल ले डाउन द रूल्स रेगुलेशन कंपनी का। इट्स द सबोर्डिनेट बाय द कंपनीज एक्ट, इट द आपका सबोर्डिनेट बोथ द मेमोरेंडम जो ये था और कंपनी एक्ट दोनों के हिसाब से बनता है ये। कंपल्सरी, इट हैज द कंपल्सरी फाइल एवरी कंपनी। पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी शेयर नो नीड टू बी फाइल, कहता है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो कि लिमिटेड बाय शेयर होता है उसको नहीं करना ये फाइल आर्टिकल, इट मे बी अडॉप्ट, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स भी लिख सकते हो, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसमें ऑल्टरनेशन कैन नॉट बी ऑल्टर इजीली, इसको इजीली नहीं कर सकते, इसको इजीली ऑल्टर कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायरस वर्क, तो ये डिफरेंस है, ये पढ़ लीजिएगा आप। हमारा यूनिट नंबर फिर से ही आ गया शायद ना, एक नोट्स को हमने 2 बार बना दिया, मुझे पढ़ाना ये था, मैंने गलती से वो बेकार वाला पढ़ा दिया। बेकार मतलब यहाँ पे पॉइंट मैंने थोड़े शॉर्ट लिखे थे, पॉइंट तो वही है कि मस्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द लॉ, नॉट आपका मेमोरेंडम मस्ट बी आपका परवेसिव अपोज मस्ट नॉट, हाँ यही है ये वाला, चलो मैं काट के हटा दूंगा जब पीडीएफ बनाऊंगा तो वो वाला डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था प्रोस्पेक्टस आ गया। तो ये था हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब यूनिट 1 और यूनिट 2 के आपको एक धमाकेदार क्वेश्चंस को दिखा दिया जाए कि यही क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं 8, 5, 13 में से आपके 8 क्वेश्चन आने तय है। मैं और वाले भी बता रहा हूं, ये कहीं सोच रहे हो कि सर ये आएंगे और वाला तो छोड़ के आ जाएगा, नहीं, मैं और वाले भी बता रहा हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक, चलो इसके बाद बता देंगे, ठीक है ना, अलग से बता देंगे। अगेन आपको जरूरी जानकारी, भैया नोट्स को डाउनलोड करना है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस नोट्स के हिसाब से आप पेपर नहीं लिख सकते, आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए रीडिंग आपको 10 ईयर, या फिर मैं आज संडे है, कल मंडे मैं अपलोड करवा दूंगा एक फ्री कोर्स बना के, जिसको एनरोल करना है वो कर लेंगे। कल मंडे तक हो पाएगा क्योंकि आज कोई होगा नहीं तो कोर्स बनेगा नहीं, नोट्स बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, होपफुली आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे और सहमत भी होंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में यूनिट नंबर 3 करेंगे। और फिर मैंने नोट्स बना लिए हैं, आज ही कर देता, लेकिन फिर हो जाएगा लंबी क्लास और आपको तो चाहिए शॉर्ट, 1 घंटे 28 मिनट, ठीक है। पहले मैं ये ना ये यूट्यूब पर डालने वाला हूं, तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप पता करिए कि कौन कॉपी करता है, ये सारे बना रखे। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िए, और होपफुली आप अच्छे नंबर लेके आए, बस मेरी तो यही रहेगी मनोकामना। और पेपर अगर अच्छा जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कैसा गया है, खराब जाए तो कमेंट में भी लिखिएगा कि खराब गया है। जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं एज पर एक्सपीरियंस है, जो कि आएंगे ही आएंगे पेपर में, बात खत्म, नो इफ नो बट।